एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, AEES, बीपीएससी, हेड टीचर, हेड मास्टर एंड अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे, बायोगोसी, कोहलर इत्यादि से संबंधित टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि इस टॉपिक से कोई भी टेट परीक्षा हो उसमें कम से कम 4-5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो ये टॉपिक है, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं उसमें से हर टेट में 4-5 प्रश्न तो अवश्य देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो आइए साथियों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। फ्रेंड्स, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। भाई, हमें बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि धीमी गति से जो बच्चा सीखता है उसके लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, कोहलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या थर्स्टन का सिद्धांत। प्रश्न का उत्तर दीजिए फ्रेंड्स। A, B, C या D, इनमें से कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, अपने कमेंट्स हमें दीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करूं यहां पर तो क्वेश्चन में ट्रिक है, आप देख सकते हो, धीमी गति से। तो धीमी गति से सीखने के लिए किसने हमें बताया है, किसने ये सिद्धांत दिया है? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी थॉर्नडाइक हो जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत बताया है: प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, संयोजनवाद का नियम। तो जब तत्परता और प्रभाव, असंयोजनवाद, तो उसमें जब बच्चा सीखता है तो प्रयास करने के माध्यम से सीखता है। उसमें बच्चा त्रुटि करता है, गलती करता है, तो वो धीमे धीमे ही सीखता है। ये बातें हमें थॉर्नडाइक महोदय ने ही बताया है। तो जहां पर भी प्रश्न में धीमे, स्लो, धीरे अल्फाज आए तो सीखने के लिए तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर ट्रिक से दे सकते हैं कि ये मेथड थॉर्नडाइक महोदय ने ही बताया है। बच्चा स्लो सीखता है, धीरे सीखता है, धीमे सीखता है, तो बस आपको समझ जाना है कि थॉर्नडाइक ही है ऐसे प्रश्नों के उत्तर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चिंपैंजियों पर अपना प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन देख रहे हैं कोफक्का, दूसरा है बर्दीमर, तीसरा है कोहलर और चौथा इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि कोहलर ने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। इसे आप मंकी भी समझ सकते हैं, बंदर जिसे बोलते हैं, चिंपैंजियों पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न कहीं आगे हो पीछे है, इसी वीडियो में तीसरा प्रश्न होगा। फिलहाल अभी हम चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कहा जा रहा है 4th नंबर क्वेश्चन में, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? ये तो सभी भाई बहनों को आता होगा, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बहरे बालक को, अंधे बालक को, गूंगे बालक को या विकलांग बालक को? तो फ्रेंड्स, अंधे बालक को ब्रेल लिपि से सिखाया जाता है। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है।
जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन है कॉल्सेनिक, दूसरा डेवर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा स्किनर। ये बताना है फ्रेंड्स, अपने जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए हमें। तो आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान की बात अगर हो कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप इसका उत्तर विलियम जेम्स देंगे। लेकिन जब मनोविज्ञान के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान आ जाए, तब इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स थॉर्नडाइक। समझ गए ना, मेरी बात को समझ गए ना, कि जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो तो उत्तर हमारा थॉर्नडाइक हो जाएगा, और जब सिर्फ मनोविज्ञान की बात हो तब हमारा उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छठा प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह बच्चा, तो हमें बताना है कि वह जो है बच्चा किस बुद्धि का है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। अपने उत्तर दीजिए फ्रेंड्स। हमें बताना है कि 90 से 110 के बीच आईक्यू जो होता है, वो उस बुद्धि में कौन सा बुद्धि का लक्षण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इस प्रश्न का उत्तर सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि के बालक की आईक्यू क्षमता जो है 90 से 110 के बीच होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया था। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कैटल, दूसरा है बीने, तीसरा है गाल्टन, चौथा है हीलगार्ड। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किया, तो इंटेलिजेंस जो है उसका टेस्टिंग करके किसने सबसे पहले पता लगाया है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो जब भी बुद्धि की बात आ जाए तो बस आंख कान बंद करके अपने उत्तर जो है लगाना, अल्फ्रेड बीने। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ बीने टाइप किया गया है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। यानी क्वेश्चन का मीनिंग हुआ साथियों, टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। एज ए टीचर इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य आता होगा फ्रेंड्स। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ये सभी। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच स्नेह, विश्वास और सम्मान का होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा। यहां व्यवहार को टाइप हो गया फ्रेंड्स, यहां पर का होना चाहिए लेकिन को हो गया है। आप समझ लेंगे कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा, आपको यह बताना है। ऑप्शन है फ्रेंड्स कोहलर, वाटसन, वुडवर्थ या स्किनर। तो साइकोलॉजी को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है। तो जहां पर व्यवहार की बात आ जाए फ्रेंड्स, तो वहां पर आप आंख कान बंद करके वाटसन पर चले जाना। जी हाँ, वाटसन ही व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। 2 किस्म के आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी में मिलेंगे, एक आ जाएंगे संज्ञानात्मक विकास और एक आ जाएंगे व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में वाटसन, स्किनर आपको ये मिलेंगे देखने को, थॉर्नडाइक, ये सब व्यवहारवाद के मनोविज्ञान है। और संज्ञानात्मक में आपको आ जाएगा जीन पियाजे, बायोगोस्की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कुसमायोजित को, दूसरा है निम्न बुद्धि वाले को, तीसरा है एकांकी को, चौथा है समस्या समाधान करने वाले को। अपने जवाब हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं नीचे ऑप्शन से कि समस्या समाधान करने वाले को, तो समस्यात्मक बालक तो हम नहीं कह सकते। एकांकी जो बालक अलग रहता है, अकेले रहता है, उसको भी हम समस्यात्मक बालक नहीं कह सकते। निम्न बुद्धि वाले बालक को भी हम
नहीं कह सकते हैं। तो अगर यहाँ कुसमायोजित में अगर हम कु को हटा दें फ्रेंड्स, तो बाकी अल्फाज में क्या बच जाएंगे, समायोजित। तो समायोजित जो बच्चा आकर के इसमें अगर समा जाए तो उसे तो हम कहेंगे ना कि हाँ ये समायोजित बच्चा है, इसे हम अपने आप में ढाल सकते हैं व्यवहार में। लेकिन यहाँ पर कु लग गया है तो इसका मतलब हो गया कि कुसमायोजित, तो कुसमायोजित बच्चे को ही समस्यात्मक बालक कहेंगे। अब आप समस्यात्मक बालक समझ ले फ्रेंड्स, आम बोलचाल की भाषा में जो बच्चा विद्यालय जाता है, 1-2 घंटे के बाद विद्यालय से पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, वो भाग जाता है, अपने स्टूडेंटों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करता रहता है, उसका व्यवहार स्कूलों में अच्छा नहीं रहता, अपने फ्रेंडों को लेकर टीचरों को लेकर के उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, तो वैसे बालक को समस्यात्मक बालक कहेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुसमायोजित। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स जैसा कि पहले 3 नंबर क्वेश्चन छूट गया था वो आप यहां आज अभी देख लें फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, सूझ के सिद्धांत को कला संगीत और साहित्य में उपयोगी किसने माना है। सूझ के सिद्धांत को कला संगीत और साहित्य में उपयोगी किसने माना है। फ्रेंड्स आपको अपने उत्तर देने हैं। पहला ऑप्शन है वॉटसन, दूसरा स्किनर, तीसरा क्रो एंड क्रो, चौथा जॉन लॉक। तो बता दूं मैं साथियों कि इसको उपयोगी किसने माना है, तो क्रो एंड क्रो आपने जवाब हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कला संगीत और साहित्य में उपयोगी किसने माना है, तो क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चन उधर हुआ था, अब 11 क्वेश्चन इधर 3 नंबर क्वेश्चन छूट गया था साथियों, जो अभी अभी मैंने करा दिया। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, बालक का विकास परिणाम है, तो ऑप्शन है फ्रेंड्स वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम वो वातावरण की अंतः क्रिया का, और चौथा है आर्थिक कारकों का। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि बालक का विकास जो होगा वो किसका परिणाम है, हमें ये बताना इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर खाली वंश की बात करें तो नहीं काम चलेगा, केवल वातावरण का बात करें तो नहीं चलेगा, आर्थिक कारकों की बात करें तो भी काम नहीं चलेगा। तो भाई वंश और वातावरण दोनों की अंतः क्रिया होना चाहिए, तभी बालक का विकास होगा। इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने उत्तर देने हैं फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा। ऑप्शन 110, 100, 120, 83। तो फ्रेंड्स बता दूं कि यहाँ पर आईक्यू पूछा जा रहा है। तो आईक्यू जो है फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स कि आईक्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु यानी MA और वास्तविक आयु यानी रियल एज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे कि मानसिक आयु कितनी है 12 अपॉन वास्तविक कितनी है 10 और फॉर्मूले में आया इंटू 100। तो ये यहां से कट गए 0 0। अब 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 120। समझ गए ना, फॉर्मूला समझ गए ना, MA/RA इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। अब MA का वैल्यू है 12 और RA का वैल्यू है 10 इंटू 100। 1 0 1 0 आप काटो और 12 को मल्टीपल कर दोगे तो 10 से तो कितने हो जाएंगे, 120 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। फ्रेंड्स हमें बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है यानी एजुकेशन साइकोलॉजी जो है,
वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये बातें किसने बताया? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स स्किनर, दूसरा है क्रो एवं क्रो, तीसरा वुंड, चौथा थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। स्किनर ने ये बातें बताई है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पर। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसने बताई है, बुद्धि मॉडल की संरचना को किसने तैयार किया है। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है वर्नन, तीसरा है जेपी गिलफोर्ड, चौथा है कैटल। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि मॉडल की संरचना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल संरचना का निर्माण किया था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मानव को मन का विज्ञान किसने कहा था? मानव को मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? क्वेश्चन पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूबी, डगलस, पेस्टोलॉजी, स्किनर। तो फ्रेंड्स आपको राइट उत्तर बताने हैं, कमेंट कीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए अपने। तो फ्रेंड्स जब भी आप देखेंगे पेस्टालॉजी या पोम्पोलॉजी, तो इन दोनों में जो रहेंगे वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिलहाल यहां पेस्टालॉजी है, तो इसलिए ये उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? तो पेस्टालॉजी और पेम्पोलॉजी ने कहा है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? यानी फ्रेंड्स इस प्रश्न का मीनिंग हो गया कि आप प्राइवेट गाइडेंस किसी को देंगे तो कौन सा बिंदु शामिल नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन जो आप किसी को प्राइवेट इंस्ट्रक्शन देंगे तो इनमें से कौन सा उत्तर शामिल नहीं होना चाहिए। तो पहला है समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, दूसरा है विशेष मानसिक क्षमताएं, तीसरा है अभी क्षमता एवं अभिवृत्ति, चौथा है व्यक्तिगत विशेषताएं। तो भाई सबसे पहले ये बता दूं कि व्यक्तिगत का मीनिंग हो जाता है प्राइवेट, आप समझ ही गए फ्रेंड्स, प्राइवेट। तो अगर मैं बात करूं कि व्यक्तिगत विशेषता, तो कोई भी आप अगर किसी को एडवाइस दोगे तो आपके अंदर व्यक्तिगत विशेषताएं कुछ ना कुछ खासियत तो कुछ ना कुछ गुण तो होगा ही। तो ये ऑप्शन तो इसका उत्तर होगा नहीं। अभी क्षमता और अभिवृत्ति भी आपके अंदर होगी, विशेष मानसिक क्षमताएं भी कुछ खास आपके अंदर होगी ही। अब बच गए सिर्फ एक ऑप्शन, और यहां प्रश्न हमसे पूछा नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान देना, नहीं पूछा है। तो जब भी किसी प्रश्न में नहीं लगा रहे तो ऐसे प्रश्न का उत्तर गलत उत्तर होता है साथियों। समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। भाई यहाँ प्राइवेट की बात हो रही है, हमें समूह से नहीं लेना है, सिर्फ प्राइवेट से वो काम चलाना है। तो क्वेश्चन में प्राइवेट का जिक्र है तो आंसर उसका प्राइवेट ही होना चाहिए, समूह नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं होना चाहिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। अपने उत्तर हमें कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट एकदम आंसर दीजिए फ्रेंड्स। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्नायु मंडल। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दें फ्रेंड्स। तो पूछा जा रहा है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, आपको बताना है कि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है भाई, ये इस प्रश्न का मीनिंग है साथियों। ऑप्शन ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास,
दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है तो क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है उसी का आपको उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक और गत्यात्मक विकास। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पर आप ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान किसमें है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव सेंसेस पर व्यवहारवादियों ने ज्यादा फोकस किया है। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही याद रखना है कि व्यवहारवादियों के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेंसेस पर ज्यादा फोकस किया है। अब ऐसे प्रश्न के उत्तर फ्रेंड्स आप कभी भूलेंगे नहीं, बस ऐसा ट्रिक लगा करके आप याद रखो कि व्यवहारवादियों के बारे में प्रश्न आया कि उन्होंने ज्यादा फोकस किस पर दिया है, तो वस्तुनिष्ठता पर दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। विकास शुरू होता है, अब आपको बताना है कि विकास जो शुरू होता है इनमें से किस ऑप्शन से होता है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यकाल, तीसरा है उत्तर बालकाल, चौथा है प्रसव पूर्व अवस्था। फ्रेंड्स आपने विकास के बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह कि विकास जो है गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है और विकास निरंतर निरंतर गतिशील रहता है। जब तक कोई इंसान दुनिया में है तब तक वो विकास करता रहता है। विकास रुकता नहीं है, थमता नहीं है, ठहरता नहीं है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास रुकता नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रसव पूर्व अवस्था। फ्रेंड्स प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया प्रसव पूर्व अवस्था ही, यानी कि मां के गर्भकाल से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि पियाजे महोदय के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सा है। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7, तीसरा है 7 से 11, चौथा है 11 से 16। तो भाई संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो आप एक कोड बना लीजिए, मैं बहुत आसानी में आपको समझाने वाला हूं इस प्रश्न का उत्तर। फ्रेंड्स 0 से 2 जो होता है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था हो गया और 2 से 7 जो है वो पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा और 7 से 11 जो है फ्रेंड्स, 7 से 11 जो है फ्रेंड्स वो आ जाएंगे मूर्त अवस्था में और 11 से 16 जो आ जाएंगे वो अमूर्त अवस्था में हो जाएंगे। फ्रेंड्स समझ गए ना, मेरी बात समझ गए ना। 2 से 7 वर्ष ये पूर्व में आएंगे और 7 से 11 में मूर्त में आएगा और 11 से 16 में अमूर्त की अवस्था होगी। सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए इन चारों को आप अच्छी तरह समझ लें। ये बार बार कोई भी टेट परीक्षा हो, पियाजे साहब के अवस्था संज्ञानात्मक विकास का अवस्था से एक प्रश्न रहता ही रहता है साथियों। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो गया साथियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जन्म से 2 वर्ष संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 22 क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया होगा, जल्दी कमेंट्स कीजिए, बताइए हमें। तो भाई परामर्श है, एडवाइस है,
तो बच्चों को समझना भी जरूरी है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी जरूरी है, बच्चों को समायोजन में सहायता भी करना जरूरी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है का विकास। आपको बताना है फ्रेंड्स कि फ्रोवेल महोदय ने शिक्षा में किस चीज पर ज्यादा फोकस दिया था। तो व्यावसायिक स्कूल पर, पब्लिक स्कूल पर, किंडरगार्टन पर या लैटिन स्कूल पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि किंडरगार्टन बच्चों को बगीचा कहा गया है, स्कूल का बगीचा बच्चों को कहा गया है किंडरगार्टन, ये फ्रोवेल महोदय ने बताया है फ्रेंड्स। इसलिए इसका आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए फ्रेंड्स, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी क्वेश्चन का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स, एक अच्छा अध्यापक बच्चों के बीच क्या चीज का बढ़ावा देगा। आपको ऐसे उत्तर चुनने हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स प्रतियोगिता की भावना का, ऑप्शन बी है सहयोग की भावना का, ऑप्शन सी है प्रतिद्वंद्विता की भावना का, और ऑप्शन डी है तटस्थता की भावना का। फ्रेंड्स आपको बताना है कि एक अच्छा सफल अध्यापक बच्चों के बीच क्या चीज को बढ़ावा देगा। तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोग की भावना का। जी हाँ, एक सफल अध्यापक, अच्छा अध्यापक बच्चों को सहयोग की भावना के बारे में बताएगा, दूसरों का हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बच्चों को बताएगा कि अपने साथी का भी मदद करो। कोई अगर तुमसे कुछ पूछे जाने तो तुम उसे बताओ, समझाओ, सिखाओ। तो एक अच्छे अध्यापक जो है बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर ऑप्शन बी सहयोग की भावना हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं फ्रेंड्स, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आते रहते हैं सीटेट की परीक्षाओं में, बदल बदल कर लिखावटों के रूप में देखने को आपको प्रश्न मिलेंगे कि एक टीचर बच्चों क्लासरूम में बच्चे की रुचि को बनाने के लिए क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है फ्रेंड्स। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो श्याम पट का प्रयोग करना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है कहानी सुनाना, चौथा है प्रश्न पूछना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बच्चों में क्या बनाना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, रुचि बनाए रखना चाहते हैं। तो बच्चों में रुचि कब बनेगी, जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सवाल का जवाब पूछेंगे, तो बच्चे में पढ़ने की रुचि बनी रहेगी, सीखने की रुचि बनी रहेगी, जानने की रुचि बनी रहेगी। तो रुचि बनाने के लिए आपको एज ए टीचर प्रश्न पूछना होगा बच्चे से। तो इसलिए साथियों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रश्न पूछना। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव प्रशिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती, यानी टीचिंग की प्रभावकारिता पर निर्भर करेगी। तो पहला है विद्यालय की संरचना, दूसरा है शिक्षक को विषय की समझ, तीसरा है शिक्षक की योग्यता, चौथा है शिक्षक की लिखावट। जो क्लास में एक टीचर अपनी टीचिंग का प्रभावकारी छाप छोड़ सकता है, तो उस टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, आपको यह बताना है इस प्रश्न का उत्तर। मैंने आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा दिया है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए, कमेंट्स कीजिए हमें कौन सा उत्तर राइट होगा। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर है एक शिक्षक को विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए, तभी वो शिक्षक प्रभावशाली रूप से क्लास में टीचिंग कर सकता है, बच्चों को कुछ सिखा सकता है। जब शिक्षक को विषय वस्तु की समझ का ज्ञान नहीं होगा तो शिक्षक अपना पढ़ाई में छाप नहीं छोड़ सकता। इसलिए एज ए शिक्षक को अपने सब्जेक्ट की समझ होना बहुत ज़रूरी है साथियों। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट प्रश्न पर 27 नंबर सवाल की बात करूं, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, फ्रेंड्स क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, समूह में यानी ग्रुप में और सहभागिता यानी दूसरे के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, एक दूसरे का हेल्प भी कीजिए। तो सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन ए है निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो निरुत्साहित है ये निगेटिव वर्ड है, अनदेखा ये भी निगेटिव है। अब बचे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सी, प्रोत्साहित करना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। आदतें होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आदतें होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों या कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सही उत्तर बताना है कि आदतें होती है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आदत जो है वो दो प्रकार की होती है, एक अच्छी आदत और दूसरी बुरी आदत। तो भाई अच्छा बच्चा कब सीखेगा? जब वो अच्छा इन्वायरमेंट में रहेगा, अच्छे वातावरण में रहेगा तो वो अच्छा सीखेगा, और जब वो खराब वातावरण में रहेगा तो वो खराब सीखेगा, गलत सीखेगा, बुरा सीखेगा, है ना। तो इसलिए आदतें क्या हो गई? अर्जित हो गई। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्जित होना। समझ गए ना? मेरी बात को समझ गए कि आदत जो है वो दो प्रकार की होती, एक अच्छी एक बुरी। अगर उसे बुरा माहौल मिलेगा, बुरा वातावरण मिलेगा तो बच्चा बुरा चीज सीखेगा, और उसे अगर अच्छा वातावरण माहौल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो अच्छा सीखेगा। इसलिए अर्जित इसका राइट आंसर होगा। जन्मजात आदत नहीं होता, जन्म लेकर किसी को कोई चीज की आदत नहीं होती है। समझ गए ना मेरी बात को? नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करूं साथियों, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं इनमें से संबंधित नहीं होती है? प्रश्न का मीनिंग समझिए फ्रेंड्स। प्रश्न है सहयोगात्मक, सहयोग करने की जब रणनीति बनती है तो महिलाएं उसमें से संबंधित नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है स्वीकारता, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है क्रांति, चौथा है अनुकूलन। तो भाई अनुकूलन और समायोजन तो ये तो सहयोग के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसलिए ये ऑप्शन तो इसका जवाब होगा नहीं, तो ये तो कट हो गए। क्रांति, महिलाएं क्रांति भी लाती हैं सहयोग कर करके, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन देखा ही है आपने, है ना। तो क्रांति भी ला सकती हैं, उनमें सुधार भी ला सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं जो है वो क्रांति ला सकती हैं। अब एक ऑप्शन बचता है स्वीकारता। जी हाँ फ्रेंड्स, जब सहयोग की बात होगी तो वो आपकी बात को मानेंगे, आप उनके बात को भी मानोगे, तो सहयोगात्मक तो हो गया है, महिलाएं भी सहयोग करती हैं। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मीनिंग हो जाता है रुकावट डालना, विरोध करना। तो इसलिए साथियों जब टीचिंग रूप में सहयोगात्मक रणनीति बनेगी तो महिलाएं ये नहीं करेंगी। ठीक है, आप कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को तो महिलाएं आपको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था नहीं होती है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए साथियों। तो मैंने बताया था पहले कि नहीं वाले में आपको गलत जवाब चुनना है। तो इन तीनों ऑप्शन में बिल्कुल 3 ऑप्शन सही है, चौथा एक ऑप्शन जो है वो गलत है, जो है ऑप्शन बी में सेट किया गया है प्रतिरोध। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विकास की प्रवृत्ति होती है, आपको बताना है कि विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, गुणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर दीजिए, कमेंट्स कीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। कोई भाई दे रहा है कि धनात्मक होता है, कोई ऋणात्मक, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई कह रहा है दोनों होता है। जी नहीं फ्रेंड्स, विकास जो है ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो जब ए और बी कट गए तो ऑप्शन सी भी कट जाएंगे, क्योंकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिया। तो बचे कौन सा? गुणात्मक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विकास की प्रवृत्ति गुणात्मक होती है, उसमें गुण होता है। इस चीज का आप ध्यान रखें साथियों, विकास की प्रवृत्ति गुणात्मक होती है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर। 31 नंबर क्वेश्चन, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? जी हाँ फ्रेंड्स,
आपको बताना है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, ऐसी भावनाएं विकास की किस अवस्था को बताएंगी। कहने का मतलब हो गया, इस प्रश्न का मीनिंग है कि किस अवस्था में बच्चा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, ये अवधारणाएं वो विकसित करने लगता है, समझने लगता है। ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, चौथा है बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर किशोर अवस्था है फ्रेंड्स। इस अवस्था में बच्चे अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं भी कुछ हूं। ये सब धारणाएं किशोरावस्था में बच्चों धारण कर लेते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। आपको यह बताना है फ्रेंड्स, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। पहला ऑप्शन है उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि पर, दूसरा है उसके वातावरण पर, तीसरा है उसकी बुद्धि पर, चौथा है उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। अपने उत्तर दीजिए, फटाक से दीजिए, जल्दी बताइए कौन सा उत्तर इसका राइट होगा। पहला वृद्धि पर, दूसरा है वातावरण पर, तीसरा है बुद्धि पर, चौथा है वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो फ्रेंड्स बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। खाली वृद्धि पर डिपेंड नहीं करेगा, खाली वातावरण पर भी डिपेंड नहीं करेगा, खाली बुद्धि पर भी डिपेंड नहीं करेगा। विकास विकास डिपेंड करेगा तो वृद्धि और वातावरण, इन्वायरमेंट से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मुझे आज 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। फटाफट ईमानदारी से लाइक करो, अपने सगे संबंधी पड़ोसियों जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजो। अगर आपका भला हो तो आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे का भी भला हो। आप अगर दूसरे का भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भी भला करेगा फ्रेंड। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, दूसरे को भी भेजो फ्रेंड्स, फटाफट तुरंत भेजो। फ्रेंड्स अगला सवाल है 33 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषताएं नहीं है। फ्रेंड्स आपको बताना है इस प्रश्न में कि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है इन चारों ऑप्शन में जो नहीं होती है उसमें। तो पहला है कार्यों को शीघ्रता से करना, दूसरा है डेटिंग करना, तीसरा है विभिन्न प्रकार के व्यवहारवाद का प्रदर्शन करना, चौथा है सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। कमेंट्स करो, फटाक से उत्तर मारो, कौन सा होगा सही इनमें से। तो फ्रेंड्स बता दूं कि उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाएगी, आपको ये बताना। हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन में नहीं वाला जब रहे तो मैंने क्या बताया है, गलत उत्तर चुनना। अब जरा आप पहला देखो तो ऑप्शन है कार्यों को शीघ्रता से करना। तो भाई जब उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो वो अपने कामों को शीघ्रता से कर सकता है, तो ये तो सही ऑप्शन हो गया। तीसरे की अगर बात करूं साथियों, विभिन्न प्रकार के व्यवहारवाद का प्रदर्शन, वो हर तरह का व्यवहार भी करेगा क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो वो प्रदर्शन तो करके आपको दिखाएगा ही, तो ये भी सही ऑप्शन हो गए। और डी नंबर ऑप्शन की बात अगर करें तो सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो वो अपनी चाह नहीं रखेगा कि मैं सफल नहीं हूं। हर बच्चा की चाह ख्वाहिश होगी कि मैं सफल हूं, तो ये भी ऑप्शन तो फ्रेंड सही हो गए। तो अब बचे कौन सा गलत, डेटिंग। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटिंग करना। अब डेटिंग में मैं बता दूं महिला और पुरुषों में भेद हो जाता है, निगेटिव हो जाता है डेटिंग करना, इसलिए ये डेटिंग जो है गलत उत्तर है और आपको यहां वही बताना है कि जो इनमें से नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डेटिंग करना हो जाएगा, क्योंकि डेटिंग में महिला और पुरुषों में भेद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल पर। फ्रेंड्स अगला सवाल है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, फ्रेंड्स आपको यह बताना है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको
क्वेश्चन ऑप्शन दोनों क्लियर नजर आ जाए। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। फ्रेंड्स, डर्टी अवस्था जो है मैं बता दूं, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स गंदी अवस्था भी। क्या कहा जाएगा? गंदी। ठीक है, बच्चे कपड़े बहुत ज्यादा गंदा करते हैं, तो वही अवस्था आपको बताना है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बाल्यावस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाल्यावस्था। इस उम्र के बच्चे अपने कपड़ों को बहुत गंदा करते हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन में डर्टी एज पूछा गया है तो आप इसका जवाब बाल्यावस्था ही मारेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में आपको आ जाता है कि बच्चों की गंदी अवस्था कौन है, जिसमें बच्चे जो है जमीन में धूल मिट्टी बालू पर खेलते हैं, अपने आप को अपने कपड़ों को गंदा करते हैं, तो वो अवस्था जो है वो बाल्यावस्था होती है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया, या सभी का कहा गया? इनमें से आपको ये बताना है फ्रेंड्स। अपने उत्तर दीजिए, फटाक से अपने उत्तर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। किसका कहा गया है? आत्मा का विज्ञान कहा गया है। हमेशा ध्यान रखना साथियों, शुरू में जब मनोविज्ञान का वर्णन खोजारी किया जा रहा था तो करने वालों ने इसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। फ्रेंड्स सवाल को समझिए कि साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने की प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण या गति स्थानांतरण? आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स। कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, बताइए। कोई ऑप्शन सी बता रहा है, कोई ऑप्शन डी बता रहा है, ऐसे नहीं चलेगा काम। जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। कोई एक उत्तर इनमें से सही है। फिलहाल फ्रेंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर ले। इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आपके लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो धनात्मक स्थानांतरण होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मैं बता दूं कैसे भाई, तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक मेरा याद रख लेना। आप अगर कोई छोटा काम करते हो और फिर उस छोटे काम से आप कोई बड़ा काम करते हो तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव हुआ ना, अच्छा हुआ ना, बेहतर हुआ ना, तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हुआ। पॉजिटिव जब हो रहा है तो भाई धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि साइकिल जो सीखा, अब साइकिल के बाद स्कूटर सीखा, तो साइकिल से ज्यादा खतरनाक स्कूटर है। तो साइकिल छोटा हो गया मान लो और मोटरसाइकिल बड़ा काम हो गया। साइकिल सीखना एक छोटा काम हो गया, हर लोग सीखते हैं, लेकिन बाइक सीखना हर लोगों की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइक नहीं सीखते, लेकिन वो भी सीख लेते। तो कहने का मतलब है कि पहले छोटा काम किया, उसी छोटे काम से फिर वो दूसरा कोई बड़ा काम कर ले रहा, तो वो बढ़ा ना, वृद्धि हुआ ना, तो पॉजिटिव होगा ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण हुआ, वो घटा तो नहीं है। अगर कोई बच्चा चौथी कक्षा में पढ़ रहा है और अगले साल वो बच्चा 5वीं में गया तो कौन सा स्थानांतरण होगा? तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? आप यही जवाब दोगे ना भाई कि वो धनात्मक हुआ। अगर वो घट करके
तीसरी क्लास में आ जाता तब तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाता है ना, तो वो चौथे से पांचवें में गया है, तो इसलिए ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इसका उत्तर धनात्मक स्थानांतरण बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है 37 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है विलियम गुड की, विलियम जेम्स की, वाटसन की, गुडनाउ की। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार जो है यूपी टेट सुपर टेट में कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब दीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, फटाफट कीजिए। आपको बताना है कि विलियम गुड है, विलियम जेम्स है, वाटसन है या गुडनाउ है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखा है, तो विलियम जेम्स ने लिखा है। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल पर। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। क्वेश्चन का मीनिंग है साथियों कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है हमें। पहला है मॉन्टेसरी, दूसरा है कॉल्डवेल कुक, तीसरा है फ्रॉवेल, चौथा है सुकरात। जल्दी दीजिए उत्तर, अपने कमेंट्स कीजिए, फटाफट कीजिए, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इनमें से, मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक, फ्रॉवेल या सुकरात। तो मैं बता दूं प्रश्नोत्तरी विधि यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन मेथड का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन पूछने के बारे में किसने बताया है, तो वो विधि, वो तरीका, वो प्रक्रिया हमें किसने बताया है, तो सुकरात ने हमें बताया है फ्रेंड्स। सुकरात महोदय ने बताया है कि बच्चों से प्रश्न कीजिए, बच्चों के मन के विचार को जानिए। तो हम प्रश्न पूछ कर ही ना, सवाल पूछ कर ही ना बच्चों के भाव विचार को जानेंगे, आखिर बच्चों के माइंड में चल क्या रहा है, उसे क्या समस्या है, उसके क्या तकलीफ है, हम उसका कारण जानेंगे, तब न उसके कारणों का, समस्या का समाधान करेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था। इस प्रश्न का उत्तर इससे पहले वाले वीडियो में मैं बनाया हूं, अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो साथियों। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को आता होगा। तो पहला ऑप्शन है कॉहलर, दूसरा है IP पॉलॉफ, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है BF स्किनर। आपको बताना है कि प्रभाव का नियम किसने दिया है। तो मैंने पहले ही बताया फ्रेंड कि थॉर्नडाइक जो है उन्होंने 3 नियम बताया है, प्रभाव, तत्परता, संयोजनवाद या सहयोजवाद, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रभाव का नियम तो थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, हमें राइट आंसर चुनना है फ्रेंड्स। तो बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। पहला अवस्था है भ्रूणावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है किशोरावस्था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। फटाफट उत्तर दीजिए, जल्दी कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखना। क्या बात हो पूछा जा रहा है, शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कम की बात आ जाए, निम्न की बात आ जाए, घट जाए, तो वो किस अवस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा। और शारीरिक का विकास जो होगा तीव्र गति से विकास होता है, तो वो किस में होता है, शैशवावस्था में। तो तेज गति से, तीव्र गति से शारीरिक विकास जो होगा वो शैशवावस्था में होगा, और कम जो हो जाएगा शैश के बाद बाल्यावस्था का नंबर आता है, तो बाल्यावस्था में वो घट जाता है। इसलिए शारीरिक विकास की अवस्था बाल्यावस्था में घट जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत कम हो जाती है। चलता हूं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। किशोर अवस्था की अवधि है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि किशोर अवस्था की अवधि इनमें से कौन है। 11 से 12 वर्ष,
14 से 20 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 20 से 24 वर्ष। आपको बताना है कि किशोर अवस्था की कौन सी अवधि इन चारों में से होगी। जल्दी कमेंट्स करो, जल्दी कमेंट्स करो। लास्ट 8-10 क्वेश्चन बचे हैं। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भला करेंगे दूसरे का तो आपका भला ऊपर वाला करेगा फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आप ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज मुझे 1000 सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसके बदले हैं मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, निःशुल्क ये चैनल है, किसी प्रकार का कोई फीस का डिमांड नहीं करता। सीटेट एक्सपर्ट आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। लाखों बच्चों ने अपने भविष्यों को संवारा है, हर बच्चा टेट एग्जाम में सफल हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मैं बता दूं, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किशोर अवस्था की बात हो तो 18 वर्ष को पहले खोजना कि कहां पर है भाई। 18 बस एंड हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो तो यहाँ क्या दिया हुआ, 18 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो 12 से 18। अभी मैं बता दूं, अगर ये 12 ना होता 11 होता तो 11 से 18 ये भी किशोर अवस्था में ही आता, क्योंकि 12 नहीं रहेगा तो 11, और अगर 12 नहीं है तो 13 पूछा जाए तो 13 से 18 भी फ्रेंड्स किशोर अवस्था में ही आएगा। तो फिलहाल यहाँ 12 से 18 का उत्तर आपके सामने है, इसलिए बाकी कोई ऑप्शन इसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में बाल विकास को सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करेगा। प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, बड़ा भवन या खेल का मैदान, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। बाल विकास को सबसे अधिक मोटिवेशन कौन करेगा, ये मोटिवेट कौन करेगा। प्रेरित को आप समझे फ्रेंड्स, तो मोटिवेशन कौन करेगा, तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधी ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान। खेल के मैदान में बच्चे का हर विकास होता है, सामाजिक, नैतिक, है ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो खेल के मैदान में हो जाता है। बच्चे खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खेल का मैदान। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए, बहरे बच्चे को, अंधे बच्चे को, गूंगे बच्चे को या विकलांग बच्चे को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे जानते होंगे, ऑप्शन बी, आंख कान बंद करके मार दो तो भी सही हो जाएगा। अंधे बच्चे को ब्रेल लिपि से पढ़ाना है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो लुइस ब्रेल ने किया। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। अब समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बाल अध्ययन का पिता कौन है। फ्रायर, ड्रेवर, स्टेनले हॉल या डार्विन। आपको सही उत्तर बताने हैं फ्रेंड्स। जल्दी कमेंट्स करो, जल्दी कमेंट्स करो, बताओ सही उत्तर क्या होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जल्द से जल्द कर ले, जल्द से जल्द कर ले। बस 8-10 क्वेश्चन ही और बचे हैं फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं साथियों, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। स्टेनले हॉल महोदय को बाल अध्ययन का फादर कहा जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है उभयमुखी, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बाल अवस्था में व्यक्तित्व होता है यानी कैसा व्यक्तित्व होता है, यानी बाल्य अवस्था में बच्चे का पर्सनैलिटी कैसा होता है, आपको उसके पर्सनैलिटी को बताना है फ्रेंड्स। तो
उभयमुखी, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी या उपर्युक्त सभी। तो मैं बता दूं कि बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो बाल्यावस्था में बच्चे का पर्सनैलिटी जो है बाहिर्मुखी होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर यही सवाल शैश अवस्था में पूछा जाता तब जवाब हो जाता अंतर्मुखी। फिलहाल यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बाहिर्मुखी होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाहिर्मुखी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पर। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? इसका जवाब जल्दी दो, फौरन दो, 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर दो फ्रेंड्स। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैश अवस्था या युवा अवस्था में बताना है फ्रेंड्स, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर हो जाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पर ध्यान दो, काम प्रवृत्ति निम्न यानी कम हो जाती है। मैंने क्या बताया था, जब अवस्था में कोई प्रश्न पूछा जाए कि कम हो जाता, धीरे हो जाता, स्लो हो जाता है, तो उसका जवाब कौन सा अवस्था में आपको देना है। तो यहां आप देख रहे हो ऑप्शन बी में बाल्य अवस्था, यानी बाल अवस्था में बच्चे की काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, घट जाती है, निम्न हो जाती है। इन 3-4 शब्दों को आप अच्छी तरह समझ ले कि जब भी प्रश्न में पूछा जाए कम हो जाता, धीमे हो जाता, स्लो हो जाता, घट जाता है, तो बस वो कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था है फ्रेंड्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास भी घटता है। इससे पहले आपने ये प्रश्न पढ़ लिया है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ये एक ट्रिक है, इसे आप अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, फिर आप कभी भूलोगे नहीं फ्रेंड्स। आगे बढ़ता हूं, 47 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि एक बच्चा जो है कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां उसकी हमको देखने को मिलती है, तो वो बच्चा कौन सा लक्षण हमें प्रदर्शित कर रहा है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है साथियों, तो पहला ऑप्शन है अधिगम में असुविधा, दूसरा है अधिगम में समस्या के, तीसरा है अधिगम में असक्ता के, और चौथा है अधिगम में कठिनाई का। ये बच्चा क्या प्रदर्शित कर रहा है हमें बताना। तो अधिगम का तो अर्थ आप जानते ही हो कि सीखना हो गया, अधिगम बोलिए या सीखना बोलिए या लर्निंग बोलिए, है ना, या लर्न बोल सकते हैं आप। तो सबके एक ही मीनिंग हो गए कि सीखने में बच्चे को असुविधा हो रही है। दूसरा ऑप्शन में है कि सीखने में बच्चा को समस्या है, तीसरे में समस्या असक्ता है यानी विकार, और चौथे में अधिगम में कठिनाई। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 3 ऑप्शन बिल्कुल फॉल्स है और वो नहीं होंगे। असुविधा नहीं होगा, समस्या नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगा। अब बचा कौन? असक्ता। असक्ता क्या? विकार। विकार यानी डिसएबिलिटी, है ना। बच्चा उल्टा लिख रहा है, बी को बच्चा डी लिख रहा है। देखो आप, बच्चा अगर बी, ये बी है और बच्चा बी को समझ के इधर से बना रहा है, तो क्या वह दर्पण छवि हो रही ना, उल्टा बना रहा है ना। ये चीज आपको कॉपी में देखने को मिलती है। तो आप एज ए टीचर के रूप में क्या समझेंगे? अगर बच्चा यू बनाए इस प्रकार से, तो आप क्या कहोगे? तो उल्टा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है ना। तो बच्चे को क्या हो रहा है? डिसएबिलिटी है बच्चे के अंदर, तो जिसे हिंदी में असक्ता कहा जाता है। तो सीखने में असक्ता, तो डिसएबिलिटी हुआ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा। बात समझ गए? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में आ चुके हैं, यूपी टेट, रीट में आ चुके हैं ये प्रश्न। अगली बार जो रीट परीक्षा हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट में शामिल कर लो अपने। चलता फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन है, विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन होगा। जल्दी उत्तर दो, कमेंट्स करो, फटाफट जवाब दो फ्रेंड्स। बता दूं क्या पूछा जा रहा है यहाँ। विकृति लिखावट यानी खराब लिखावट, उल्टा गलत लिखावट, यही ना समझोगे आप विकृति लिखावट से। तो अब बताना है आपको कि ये जो बच्चे में है ये योग्यता जो कमी है ये किसका लक्षण है। तो जब भी बात लिखने से हो जाए, मेरी बात को ध्यान
से सुनना, जब भी लिखने की बात हो जाए तो आंख कान बंद करके भी आप अगर डिस्ग्राफिया पर मारोगे तो वो आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। भाई ग्राफ को आप लिख करके ही बना सकते हो, ऐसे आप मौखिक ओरल नहीं बता सकते हो। तो ग्राफ जब भी बनेगा तो वो लिख करके बनेगा। इसलिए यहां से मैं एक ट्रिक दे दिया हूं आपको, समझ लेना कि ग्राफ की बात आएगी तो हमें लिखना ही है। इसलिए डिस्ग्राफिया उसमें लगा हुआ, तो लिखने के संबंधी जो भी उत्तर होगा वो डिस्ग्राफिया में होगा। अलेक्सिया डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने में है, डिस्प्रैक्सिया बोलने में है, और डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणित में है। डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिक्स के लिए है, अलेक्सिया डिलेक्सिया पढ़ने में है, ठीक है, और डिस्प्रैक्सिया बोलने में है। तो आप चारों समझ गए ना? समझ गए? चलता हूं अगले सवाल पर फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हर बार सीटेट में आते, चाहे वो हिंदी में आए या सीडीपी में आए या ईवीएस में आए, हर बार एक प्रश्न लिखने से, पढ़ने से डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया आते ही रहते हैं। इसलिए इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। अगला सवाल है फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। आपको बताना है कि अधिगम किसके बिना संभव नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। पहला है शिक्षक, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है पाठ्य पुस्तक, चौथा है निर्देशन। यानी आपको ये इसका सही उत्तर बताना है फ्रेंड्स। इंस्ट्रक्शन जो है, निर्देशन, वो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तो भाई आप किसके बिना अधिगम, तो क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया कि अधिगम का मीनिंग आप जानते ही हो कि सीखना। तो भाई किसके बिना सीखना संभव नहीं है, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया कि किसके बिना सीखना संभव ही नहीं है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा, मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आप बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, ना ही खुद सीख सकते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सीखने सिखाने में मोटिवेशन का होना बेहद जरूरी है। बात समझ गए ना? क्वेश्चन को समझो, उसके अर्थ को समझो, उत्तर खुद ब खुद निकल आएंगे। तो प्रेरणा अगर नहीं है तो अधिगम उसके बिना संभव नहीं है, अधिगम अधूरा है फ्रेंड्स। चलता हूं फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल बचा है। हर बच्चा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, ईमानदारी से चैनल को लाइक करो, शेयर करो। अगले सवाल पर देखते हैं, ध्यान दें फ्रेंड्स। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको यह बताना है कि पहला ऑप्शन है अध्यापक को सुनना, दूसरा है अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, और तीसरा ऑप्शन है अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध, और चौथा ऑप्शन है करके सीखना। आपको बताना है कि ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखो, क्वेश्चन में ट्रिक है, ज्ञान रचनात्मकता। ज्ञान में रचनात्मकता कब आएगा? तो जब आप करके सीखोगे। करके सीखने का मीनिंग हो गया कि खुद से करो, खुद से सीखो, प्रैक्टिकली करो। बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ज्ञान हमें जो हम करके सीखते हैं वो ज्ञान अस्थाई होता है, और ऐसे ओरल जो हम करते हैं वो अस्थाई हो जाता है। इसलिए ज्यादा दिन तक हमें जो याद रहेगा वो करके सीखने पर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। करके सीखना ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत है। ठीक है, ये इसी पर आधारित है। ये टीचिंग का जो मेथड है, ज्ञान की रचनात्मकता, करके सीखना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुल 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट्स करके बताइए किसके कितने स्कोर हुए हैं। ईमानदारी से करके हमें कमेंट्स बताना कि किसके कितने स्कोर हुए हैं, आपने 50 में कितने सही किए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप आगे भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहते हैं तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना कभी मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।